जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे रिया चक्रवर्ती की। जी हां दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में जी हां दोस्तों साफ साफ 25 नामों का खुलासा किया है जिसमें ड्रग्स लेते थे। जी हां दोस्तों, इनमें 3 बड़े नाम हैं, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह। जी हां दोस्तों, बताएंगे हम आपको इस खबर को विस्तार से, पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस को लेकर। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी ने कांग्रेस में किया बड़ा बदलाव, गुलाम नबी आजाद समेत इन सभी लोगों को किया महासचिव पद से बर्खास्त। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे भारत ने वीजा के नियमों में किया है बदलाव, किन किन देशों में आप आसानी के साथ जा सकते हैं, किन किन देशों में आपको जाना हुआ मुश्किल। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे जी हां दोस्तों, हरियाणा किसानों पर लाठीचार्ज के बाद शुरू हो चुकी है सियासत। जानेंगे खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और अंत में हम आपको बताएंगे स्पेशल ट्रेनों के बारे में। जी हां दोस्तों, देश भर में चल रही कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें किन किन रूटों पर चलाई जा रही है, कैसे आपको बुकिंग करना है और कैसे आपको ये लिस्ट मिलेगी। जी हां दोस्तों, तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, ड्रग्स केस को लेके बॉलीवुड में लगातार नेपोटिज्म पे हमला करते हुए जी हां दोस्तों कंगना रनावत ने सबसे पहले इस मामले की जो है खुलासा किया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। और सबसे बड़ी खास बात ये, उन्होंने कहा कि उन्हें अगर सुरक्षा प्रदान किया जाए तो वो ड्रग्स के माफियाओं का राज खोल देंगी। बॉलीवुड माफियाओं के नाम पर कई बार कंगना रनावत, जी हां दोस्तों, देश की बेटी के नाम से इस समय चर्चित कंगना रनावत इस समय सबसे सुर्खियों में है लगातार। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई। जी हां दोस्तों, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने 25 नामों का खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, ये 25 नाम सबसे बड़े कलाकारों के हैं और इनमें से 3 नाम जो है सामने मीडिया के आ चुके हैं। बात करें सुशांत सिंह राजपूत केस के सामने आई ड्रग चैट के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। बीते दिनों एक आई रिपोर्ट में पता चला कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने बी टाउन के 25 बड़े नामों का जिक्र किया जो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स पार्टीज करते हैं। इनमें कुछ नामों का खुलासा हो चुका है। रिया ने डिजाइनर सिमोना खंबाटा का भी नाम लिया है। हमारे सहयोगी जी हां दोस्तों ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा लिए गए नामों में से 3 की जानकारी है। एनसीबी के सामने रिया ने जिन लोगों के नाम लिए उनमें एक्ट्रेस सारा अली खान। जी हां दोस्तों, सारा अली खान अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि सारा अली खान सैफ अली खान की बेटी है। जी हां दोस्तों, यानी कि सारा अली खान भी जो है ड्रग्स लेती थी, इस बात का खुलासा कर दिया गया है। रकुल प्रीत सिंह, जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी साउथ की कलाकार है, साथ ही बॉलीवुड में उन्होंने काफी फिल्में की हैं। उन्हें भी जी हां दोस्तों ड्रग्स के मामले में जो है ले लिया गया है। अब इनके ऊपर जो है जी हां समन भेजकर इनसे पूछताछ करेगी एनसीबी यानी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। और बहुत ही जल्द बॉलीवुड में जी हां दोस्तों एक भंडा फोड़ होने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड एक गढ़ बन चुका है माफियाओं का, ड्रग्स का। लगातार यहां पे इस काली, जी हां दोस्तों, इस माया नगरी में बॉलीवुड के अंदर क्या घमासान होता है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार हर साल बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलता है, यानी परिवारवाद चलता है। अच्छे कलाकारों को मौका नहीं दिया जाता। जो कलाकार बाहर से अपने बलबूते बॉलीवुड में पैर जमाने लगते हैं तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से बॉलीवुड से बाहर कर दिया जाता है। कंगना रनावत के बड़े फैसले और अहम, जी हां दोस्तों, फैसलों की वजह से आज बॉलीवुड में इस तरह की जो है बातें सामने खुलकर आ चुकी है। और बहुत ही जल्द ये 25 नाम, जी हां दोस्तों, आप सबके सामने होंगे, क्योंकि एनसीबी के पास इनकी लिस्ट पहुंच चुकी है। और आने वाले, जी हां दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपको इन 25 नामों का साफ साफ खुलासा हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। लेटर बम को लेकर कांग्रेस में, जी हां दोस्तों, घमासान मचा हुआ है लगातार। जी हां दोस्तों, इसी बीच जो है सोनिया गांधी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। बात करें 23 नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी के बाद कांग्रेस के भीतर जिस बदलाव की आहट लगातार महसूस की जा रही थी, शुक्रवार की देर शाम उसका खुलासा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठन के भीतर बदलाव कर डाला, जिनमें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से लेकर राज्यों के प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव तक बदले गए। वहीं कांग्रेस के भीतर संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी कर दी गई है। बात करें सोनिया गांधी ने नए अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर सीनियर लीडर मुत्तुसन मिस्त्री की अध्यक्षता में पार्टी के भीतर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का ऐलान भी कर दिया। इतना ही नहीं, चिट्ठी में अध्यक्ष के कामकाज में मदद करने के लिए जिस सिस्टम की मांग की गई थी उसे स्पेशल कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें अहमद पटेल, एके एंटनी, अंबिका सोनी, मुकुल वासनी, केवीसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला को रखा गया है। शुक्रवार को हुए बदलाव में राहुल गांधी के कमान लेने की संभावना को पुख्ता किया। माना जा रहा है कि ये तमाम बदलाव राहुल गांधी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। माना जाता है कि सोनिया गांधी अपने अमेरिकी दौरे से पहले संगठन ने बदलाव का फाइनल करना चाहती थी। आने वाले दिनों में अपने रूटीन चेकअप के लिए सिलसिले से उन्हें अमेरिका जाना है। तो दोस्तों, कांग्रेस में अब हो चुका है बहुत ही बड़ा बदलाव, यानी कि अब आपको नए प्रवक्ता देखने को मिलेंगे, नए महासचिव देखने को मिलेंगे, जो अपने आप में क्रांति है। जी हां दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस
अब फिर से चुनावी मैदान में पूरी तरह से कमर कस के लौटने वाली है। चलते अगली सबसे बड़ी खबरों की तरफ। जी हां दोस्तों, भारत और चीन को लेकर सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है कि सख्त वीजा नियमों पर भड़की है चीनी मीडिया। उन्होंने कहा है कि भारत जाना क्यों चाहता है। लद्दाख में तनाव के बीच चीनी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को सख्त करने पर चीन की सरकारी मीडिया भड़क गई है। सेखी भगाड़ते हुए जिनपिंग की पिट्टी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि कोरोना काल में चीन दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। तंज कसते हुए कहा कि ऐसे में भला कौन भारत जाना चाहता है। उसने चीन के लोगों के लिए वीजा प्रतिबंधों को बेतुका करार दिया। चीन की गरीबी, भुखमरी, भूल भारत पर साधा निशाना। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सोशल मीडिया वीवो के यूजर्स का हवाला देते हुए लिखा कि भारत अस्वच्छता और खराब सामाजिक व्यवस्था के कारण चीनी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन नहीं है। हालांकि इस दौरान जिनपिंग की अनआधिकारिक प्रवक्ता बना ग्लोबल टाइम्स खुद के देश की भुखमरी और गरीबी को भूल गया है। ऑनलाइन सर्वे करके दिया गया हवाला। सरकारी मीडिया ने एक ऑनलाइन सर्वे का हवाला देते हुए लिखा कि गुरुवार रात को एक सर्वे किया गया, जिसके जवाब में ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक 1,62,000 चीनी लोगों ने नाम में उत्तर दिया, जबकि 3,300 लोगों ने सिर्फ हाँ कहा। यानी जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि चीन किस प्रकार से भड़का हुआ है भारत के खिलाफ लगातार। अब चलते अगली सबसे बड़ी खबरों में, जहां दोस्तों आपको हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद शुरू हुआ सियासत। हुड्डा ने खट्टर सरकार को दिया अल्टीमेट। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में कुरुक्षेत्र में किसानों ने किया था प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। हर तरफ हुई थी निंदा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खट्टर सरकार के पास मात्र 10 दिन है, किसानों पर मुकदमे वापस लिए जाए, नहीं तो होगा विशाल किसान आंदोलन। लगातार जी हां दोस्तों, इस समय नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया, सरकार के पास 10 दिन का समय है, किसानों पर लगाए गए मुकदमे को वापस ले लिया जाए या फिर विशाल किसान आंदोलन के लिए आप तैयार हो जाए। कोरोना की आड़ में किसान के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के लिए जनता सामने आ रही। 6 साल से परेशान किसान के सब्र का बांध टूटने वाला है। याचना अब रद्द होगा। किसान विरोधी अध्यादेश लाई है सरकार। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग मंचों से इन तीनों अध्यादेश के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं। हुड्डा का स्पष्ट कहना है कि आंदोलन सिर्फ किसानों का ही नहीं, इसमें मजदूरी, आड़ती और छोटे व्यापारी भी शामिल है। कोरोना काल में किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाकर सरकार ने खुद किसानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। तो लगातार केंद्र सरकार की नीतियां और बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के विद्रोह किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोरोना काल के आड़ में इन विद्रोहों को छुपाने की कोशिश कर रही है। जहां दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सरकारी कंपनियों को बेचकर उनका निजीकरण करने पर तुले हुए। इस बात को लेकर भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कई बार उनकी निंदा की जा चुकी है, चाहे रेलवे की कुछ हिस्सेदारी हो, चाहे LIC का बेचना हो, चाहे ONGC को बेचना हो। इन तमाम जगहों पे जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और सरकारियों को निकाल कर उन्हें निजीकरण करने के लिए सरकार की रणनीति वो पूरी तरह से जी हां दोस्तों, जिसका समर्थन सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं कर रहे। अब गोदी मीडिया करवा रही तो अलग बात है जी हां दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया पे साफ साफ देखा जा रहा है किस प्रकार प्राइवेट कंपनियों के हाथों में पूरा देश दे दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में किस प्रकार देश और ज्यादा गरीब की स्थिति में आ सकता है। क्योंकि ऐसे में निजीकरण का एक ही उद्देश्य होता है कि जो परिवारवाद है, जो निजीकरण के जिनके हाथों में पूरी पावर होती है वो हमेशा अमीर से अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब होते जाएंगे। जॉब की कोई सिक्योरिटीज नहीं होगी, कोई पॉलिसीज नहीं होगी, कोई इंश्योरेंस नहीं होगा आपका, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम चीजों की वजह से सोशल मीडिया पे कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों ने गुजारिश भी की है कि आखिर 70 साल में भले ही कांग्रेस ने कुछ नहीं लिया था, उसे भी आप उसका निजीकरण क्यों करने पे तुले हुए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो चलते अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम लगातार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही थी कि देश में कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच जी दोस्तों, अगर आप देखिए आंकड़ों को लेकर तो भारत पूरी दुनिया में नंबर 2 के स्थान पर आ चुका है। जहां दोस्तों बात करें अगर मामलों को लेकर, लगातार दिन प्रतिदिन 90,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी देश में इतने बड़ी संख्या में कोरोना वायरस नहीं आया। बात करें 133 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत जैसे विशाल देश में, जहां पे लॉकडाउन को लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सख्त फैसला लिया, लेकिन उनका ये रणनीति उस समय के लिए बहुत ही गलत साबित हुआ, क्योंकि देश में उस समय आंकड़े लगभग 500 के करीब जब इतने सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था। और अब जब आंकड़े 45 लाख के पार हो चुके हैं, तो देश में पूरी तरह से अनलॉक खोल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण
संक्रमण में कितना इजाफा हुआ आप आंकड़े देख के अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों की संख्या 76,000 के पार हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये संख्या आपको और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार अभी तक वैक्सीन को लेकर कोई भी विकल्प नहीं दिखी। सरकार पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर है, क्योंकि जब तक विदेशों से वैक्सीन लॉन्च होकर इंडिया में नहीं आ जाती तब तक इसी प्रकार लॉकडाउन खुलता रहेगा, अनलॉक की प्रक्रिया चलती रहेगी और लोग कोरोना वायरस की चपेट में आते रहेंगे। सरकार के द्वारा कोई